वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस। इस ऑनलाइन क्लासेस सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम। पावर सिस्टम को डील करने से पहले हम इससे समझ लेते हैं कि पावर सिस्टम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी अपन जेई एग्ज़ाम और एसएससी जेई एग्ज़ाम की बात करते हैं तो पावर सिस्टम से लगभग 20% क्वेश्चंस पावर सिस्टम से ही रहते हैं। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि पावर सिस्टम को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट यदि अपन डील करते हैं तो उसके सिलेबस या उसके कंटेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं पावर सिस्टम। अब मैं कंटेंट की बात करता हूं तो कंटेंट के अंदर मैंने इस पावर सिस्टम को टोटल 11 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया है। तो 11 चैप्टर के रिगार्डिंग अपन देखेंगे कि सिलेबस में अपन को इस हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को क्या क्या चीज़ कवर करनी है वो चैप्टर वाइज अपन कवर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो अपन डील करेंगे वो अपना चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम। जब मैं इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम की बात करता हूँ तो इसमें अपन को डील क्या क्या करना है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि पावर सिस्टम को अपने ब्रॉडली कितना में क्लासीफाइड कर रखा है। फिर साथ में अपन इसमें चेक करेंगे कि इसके फंडामेंटल क्या है, पावर इन सिंगल फेज सिस्टम में क्या होती है और 3 फेज सिस्टम में पावर क्या होगी। वो वाला पार्ट अपन जब कवर करेंगे वो किस में करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम। जब इसमें फंडामेंटल ऑफ पावर सिस्टम अपन जब डील कर रहे होंगे तो इसके अंदर अपन एक क्वांटिटी पढ़ेंगे दैट इज पर यूनिट सिस्टम के रिगार्डिंग। पर यूनिट सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी अपन डिटेल स्टडी करेंगे। इससे नियर अबाउट एक क्वेश्चन रहता है हर जेई एग्जाम के अंदर। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर अपना रहेगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर अपन डील क्या क्या करना है। इसके अंदर डील करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। अपन ने जनरेटिंग स्टेशन को कैसे क्लासीफाइड किया है, क्लासीफाइड किया है कन्वेंशनल सोर्सेज दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो कन्वेंशनल सोर्सेज अपने कौन से हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं, तो वो सब अपन किस में डील करेंगे, जनरेटिंग स्टेशन के अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंट अपने क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जनरेटिंग स्टेशंस। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहेगा इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेटिंग फैक्टर। जब मैं इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेटिंग फैक्टर की बात करता हूं तो अपन क्या पढ़ेंगे, सिस्टम के ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स के बारे में और सिस्टम के ऑपरेटिंग फैक्टर के बारे में। इकोनॉमिक्स के अंदर अपन डील करते हैं जनरेशन कॉस्ट क्या होगी, ऑपरेटिंग फैक्टर के अंदर अपन डील करते हैं लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर एंड ऑल फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग पार्ट। एंड नेक्स्ट चैप्टर वी डील विथ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ट्रांसमिशन लाइन के बेसिकली 4 पैरामीटर होते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस और एक होता है शंट कंडक्टेंस। तो बेसिकली जो अपन स्टडी करेंगे इसके अंदर एक पर स्टडी करेंगे, एक तो रेजिस्टेंस के बारे में आर पैरामीटर, दूसरा अपन स्टडी करेंगे इंडक्टेंस के बारे में और थर्ड जो अपन स्टडी रहेगी वो क्या रहेगी, कैपेसिटेंस की रिगार्डिंग। रेजिस्टेंस के अंदर अपन देखेंगे कि आर ए सी इज ग्रेटर देन आर डी सी। तो इसके रिगार्डिंग ऐसा क्यों होता है, तो इससे डिटेल स्टडी अपन करेंगे किसकी, स्किन इफेक्ट की और प्रॉक्सिमेट इफेक्ट की। फिर नेक्स्ट जो अपना पैरामीटर है वो अपना क्या है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के अंदर जब अपन स्टडी करते हैं तो इंडक्टेंस के अंदर अपन सिंगल फेज लाइन की कैलकुलेट करेंगे कि सिंगल फेज लाइन के अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। इसके अंदर अपन 2 चीज़ कैलकुलेट करेंगे, एल इंटरनल और एल एक्सटर्नल। यानी इंडक्टेंस इंटरनली क्या होता है किसी कंडक्टर वायर का और किसी कंडक्टर वायर का एक्सटर्नल इंडक्टेंस क्या होता है। यदि इन दोनों को अपन एडअप कर देते हैं तो अपन को टोटल इंडक्टेंस मिल जाता है किसी कंडक्टर का। तो इसी तरह अपन कैलकुलेट करेंगे कि किसी सिंगल फेज लाइन और 3 फेज लाइन के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है। तो इससे रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट आते हैं इसके अंदर। इसी में एक आता है GMD जिसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस और एक आता है GMR ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। तो
तो इसकी डिटेल स्टडी किस में करेंगे अपन, जब इंडक्टेंस को अपन क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये भी जीएमडी और जीएमआर दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अपना पैरामीटर है वो कौन सा है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो पैरामीटर अपना है उसके अंदर अपन वो पार्ट स्टडी करेंगे कि सिंगल फेज लाइन के लिए अपन कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 3 फेज लाइन के लिए भी कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और इसके साथ ही अपन इसमें स्टडी करेंगे कि जो अर्थिंग इफेक्ट आता है, यानी अर्थ का क्या इफेक्ट रहता है कैपेसिटेंस के ऊपर, वो भी डिटेल स्टडी किसके अंदर करेंगे अपन, कैपेसिटेंस के अंदर। फिर उसके अंदर देखेंगे कि कैपेसिटेंस की स्टडी करने के बाद फिर अपन देखेंगे कौन सा पैरामीटर सिस्टम पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, ट्रांसमिशन लाइन पर इंडक्टेंस क्या इफेक्ट डाल रहा है, रेजिस्टर क्या इफेक्ट डाल रहा है और कैपेसिटेंस क्या इफेक्ट डाल रहा है, और इनकी वैल्यू कम होनी चाहिए या फिर ज़्यादा होनी चाहिए, और इनकी वैल्यू को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए क्या चीज़ अपन यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है जो अपन स्टडी करेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है अपना बंडल्ड कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर जेईई एग्जाम में रहता ही है। फिर नेक्स्ट जो अपन स्टडी करते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा वो क्या रहेगा, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की मैं जब बात करता हूँ तो इसके अंदर परफॉर्मेंस की स्टडी करनी होती है। तो परफॉर्मेंस की स्टडी करने के लिए सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन को क्लासीफाई करेंगे। और क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके अंदर, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो 3 के अंदर अपन ट्रांसमिशन लाइन को क्लासीफाई करेंगे और हर ट्रांसमिशन लाइन के लिए अपन उसका मॉडल चेक करेंगे कि कौन सा मॉडल अपन यूज़ करते हैं, उसके ABCD पैरामीटर निकालेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करेंगे और उसकी एफिशिएंसी अपन निकालेंगे हर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। जैसे अपन चेक करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर 2 मॉडल अपन डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट मॉडल क्या रहेगा अपना पाई मॉडल और दूसरा मॉडल क्या रहेगा टी मॉडल। इन दोनों मॉडल की स्टडी अपन किस में करेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर पढ़ेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो जब अपन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे होंगे तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि इसके ABCD पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके अंदर एक नया इफेक्ट आता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इफेक्ट क्या है, फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट की स्टडी भी अपन किस में करेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बाद ही। फिर इसमें एक टर्म आएगी सर्ज इम्पीडेंस, सर्ज इम्पीडेंस की स्टडी भी इसमें करेंगे, और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की भी स्टडी अपन किस में करेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर डील करते हैं, वो अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम की मैं जब बात करता हूँ तो सप्लाई सिस्टम को मैं देखूंगा कि मैंने पूरे ट्रांसमिशन के अंदर सप्लाई सिस्टम को कितने पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। तो सप्लाई क्या होगी, या इधर AC होगी या फिर इधर DC होगी। फिर देखेंगे कि AC के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, DC के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसी के अंदर अपन स्टडी करेंगे हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन के बारे में और हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन के बारे में। वो किस में रहेगा, अपना सप्लाई सिस्टम के अंदर। फिर नेक्स्ट चैप्टर जब हम डील करेंगे वो चैप्टर अपना रहेगा मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइन। तो मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइन की जब अपन स्टडी करेंगे तो उसके अंदर अपन डील करेंगे मैकेनिकल डिज़ाइन पैरामीटर की। अब मैकेनिकल डिज़ाइन जब पैरामीटर डील कर रहे हैं तो अपन को क्या क्या स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, कंडक्टर होता है तो कंडक्टर की स्टडी इसके अंदर रहेगी। स्ट्रक्चर में क्या होता है, लाइन स्पोर्ट्स रहते हैं तो लाइन स्पोर्ट की स्टडी भी किस में रहेगी, मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर रहेगी। स्ट्रक्चर में और क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं तो इंसुलेटर की स्टडी भी किस में करेंगे अपन, मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर करेंगे। तो अपन देखेंगे कि जितने भी जो पैरामीटर है उनकी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन क्या होगी और उसकी मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, वो स्टडी किस में रहेगी, मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर। इसके अंदर अपन एक इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इफेक्ट क्या कहलाता है, कोरोना इफेक्ट। तो कोरोना इफेक्ट की स्टडी भी किस में रहेगी, मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइन के अंदर। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अपन स्टडी करेंगे वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो अपन इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अर्बन एरिया में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ करते हैं, रूरल एरिया में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ करते हैं, और इसके अंदर देखते हैं कि अपने घरों में लाइट कैसे आती है, कैसे जनरेट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से घरों में रेजिडेंशियली आपके घर में लाइट आ रही है।
तो वो किसके थ्रू आ रही है, जिसके फीडर यूज़ हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ हो रहा है, फिर सर्विस मैन यूज़ हो रहा है। तो वो सारी स्टडी किस में रहेगी, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले पार्ट के अंदर। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाला पार्ट। स्विच गियर में के अंदर अपन देखेंगे कि स्विच गियर इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। तो स्विच गियर इक्विपमेंट जो अपने हैं उसके अंदर वो कौन कौन से हैं, एक तो अपना सर्किट ब्रेकर स्विच गियर इक्विपमेंट है, एक अपना आइसोलेटर है, एक अपना स्विच है। स्विच के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, आइसोलेटर, एक अपना इसमें फ्यूज़ पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, रिले की स्टडी भी किस में करेंगे, स्विच गियर के अंदर। इसी के अंदर अपन स्टडी करेंगे इसके अंदर फॉल्ट के बारे में, सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में, जैसे LG फॉल्ट हो गया, डबल LG फॉल्ट हो गया, ट्रिपल LG फॉल्ट आ गया, ये जो फॉल्ट आ रहे हैं, डबल लाइन फॉल्ट आ गया, तो वो स्टडी किस में रहेगी अपनी, इसी के अंदर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के अंदर। फिर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की जब मैं बात करता हूँ तो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं सिस्टम का, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन किसका करेंगे, अल्टरनेटर का। जनरेटिंग स्टेशन के पास क्या है, अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मर, तो अपन किसका प्रोटेक्शन करेंगे, ट्रांसफॉर्मर का प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन की बात क्या आती है, ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन का अपन प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे। तो ये सारे पार्ट है वो किस में कवर हो जाएंगे, प्रोटेक्शन वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम, जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपना क्या है, अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल से भी एक दो क्वेश्चन रहते हैं हर एग्जाम, जेई एग्जाम के अंदर। अब अंडरग्राउंड केबल जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इसकी मैकेनिकल डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स होते हैं, कैसे इसमें कोर होती है, उसके बाद इंसुलेशन होता है, तो उसका नाम क्या क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो सब पार्ट किसमें क्लियर होगा, अंडरग्राउंड केबल के अंदर। इसकी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन भी पढ़ेंगे, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे करते हैं, इसकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं, और टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल किस में पढ़ेंगे, कितने टाइप के अंडरग्राउंड केबल होते हैं और उनकी रेटिंग क्या होती है, और रेटिंग भी किस में पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड केबल के अंदर। फिर नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मेनली स्टेट लेवल जेई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, SSC जेई में ये नहीं पूछा जाता है, बट ये स्टेट लेवल जेई एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो इस चैप्टर के अंदर जो अपन डील करेंगे वो क्या करेंगे, पावर एंगल कर्व के बारे में। जब पावर एंगल कर्व पढ़ रहे होते हैं तो देखेंगे सिस्टम कब स्टेबल रहता है और कब अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखेंगे कि कितना सिस्टम स्टेबल है, आइदर स्टेडी स्टेट और आइदर ट्रांजिएंट स्टेट। तो इसमें स्विंग इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे, स्टेबिलिटी की चेक करेंगे, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इसमें क्या करेंगे अपन, चेक करेंगे, डेट इज़ पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम यदि पढ़ते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पावर सिस्टम को अपने ब्रॉडली कैसे क्लासिफाइड किया है। तो जो अपना पावर सिस्टम है वो अपन ने ब्रॉडली कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी आपका पावर सिस्टम है उसको ब्रॉडली मैंने 3 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया है। अब मैंने क्लासिफाइड तो कर लिया है, अब मेरे को देखना है कि कैसे पावर जनरेटिंग स्टेशन से लेकर आपके घर तक पावर पहुंचती है। तो वो सब स्टडी अपन इसमें करेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर वो आपको क्या नज़र आ रहा है, जनरेटिंग स्टेशन नज़र आ रहा है। अब ये जो जनरेटिंग स्टेशन है ये कितने वोल्टेज पे पावर को जनरेट कर रहा होगा वो भी अपन को पता होना चाहिए। तो ये जो जनरेटिंग स्टेशन है इसकी जो वोल्टेज रहती है वो कितनी रहती है, 6.6 किलोवोल्ट से लेकर 25 किलोवोल्ट तक। यानी कि अपन जो पावर जनरेट करते हैं उसकी वोल्टेज क्या होती है, या तो 6.6 किलोवोल्ट से लेकर कितने तक, 25 किलोवोल्ट तक। और इंडिया में मोस्टली जनरेशन कितने वोल्टेज पे हो रहा है, 11 किलोवोल्ट पर। अब क्या लगा होता है कि अपन क्या करेंगे, इस पावर को क्या करना पड़ेगा, घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट अपना क्या रहेगा, ट्रांसमिशन सिस्टम। तो वोल्टेज को मेरे को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेप अप करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि अपन वोल्टेज को स्टेप अप कर ही क्यों रहे हैं। तो इसका रीज़न है
कि लॉसेस को क्या करते हैं अपन कम करने के लिए, यानी कि पावर लॉसेस को कम करने के लिए अपन वोल्टेज को क्या करते हैं स्टेप अप करते हैं। और ये जो वोल्टेज है वो लगभग रहती है अपनी 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, या फिर 400 किलो वोल्ट, या फिर 765 किलो वोल्ट। तो किसी इन तीन या तो अपन इधर 132 पे करेंगे, 220 पे करेंगे, या इधर 400 पे करेंगे, या फिर 765 किलोवाट पर अपन क्या करेंगे पावर को ट्रांसमिट करेंगे। अब ये देखना है कि मैंने कर तो दी हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट, तो मैंने बोला कि पावर लॉसेज डिक्रीज हो जाती है। अब पावर लॉसेज डिक्रीज कैसे होती है, तो पावर लॉसेज क्या होता है PL, डेट इज इक्वल टू क्या होता है I²R। अब पावर एक्चुअल में पावर की क्या इक्वेशन होती है, P इज इक्वल टू √3 VI cos थीटा। अब इससे I की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी P अपॉन √3 V cos थीटा। अब I की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करता हूँ PL वाले पार्ट के अंदर, तो मेरा जो PL है वो कितना मिल जाएगा मेरे को, P² अपॉन 3 V² cos² थीटा इंटू R। अब देखो कि जो आपकी लॉसेज हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/V², यानी जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी लॉसेज उतने ही क्या होंगे कम होंगे। तो मेरे को क्या करना है अल्टीमेटली क्या करना है, वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है। जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा कि मेरा जो लॉसेज है वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि पावर लॉसेज किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। फिर नेक्स्ट जो आपका सिस्टम इसके अंदर रहता है वो क्या रहता है आपका सब ट्रांसमिशन सिस्टम। सब ट्रांसमिशन सिस्टम की वोल्टेज क्या होती है, वो होती है नियर अबाउट 66 किलो वोल्ट। फिर उसके बाद आपका सिस्टम कौन सा आता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये वोल्टेज कितनी रहती है, 33 किलो वोल्ट और 11 किलो वोल्ट। इसके बाद जो घरों में सप्लाई आ रही है, यदि सिंगल फेज कनेक्शन है तो कितना वोल्टेज आएगी 230 वोल्ट, यदि 3 फेज कनेक्शन तो पावर कितनी आएगी 400 वोल्ट। जो बड़ी इंडस्ट्री है वो कितने वोल्टेज पे पावर लेते हैं 11 किलो वोल्ट पर। तो इस तरह पावर मेरी ट्रांसमिट हो रही है जनरेटिंग स्टेशन से लेकर कहाँ तक, रेजिडेंशियल तक। तो इसमें देखो ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, यहाँ से क्या जा रहा है फीडर, फीडर से क्या लगे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पावर किसके पास आ रही है घरों के पास। तो ये आपका क्या हो गया सर्विस मेन, ये आपका क्या हो गया फीडर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर, और ये आपका क्या हो गया सर्विस मेन। तो ये पूरा सिस्टम कौन सा कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी डिटेल स्टडी अपन किस में करेंगे, जो अपना एक चैप्टर है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की में। नेक्स्ट जो अपन करेंगे इसके अंदर की पावर होती क्या है, कि एसी सर्किट के अंदर पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फर्स्ट सिस्टम अपन लेंगे कौन सा सिंगल फेज सिस्टम। तो सिंगल फेज सिस्टम के अंदर पावर क्या होती है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सिंगल फेज सिस्टम के अंदर जब मैं पावर को कैलकुलेट करूँगा तो उस पावर की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि या तो सर्किट क्या होगा इंडक्टिव होगा, या फिर सर्किट क्या होगा कैपेसिटिव होगा। यदि मेरा सर्किट इंडक्टिव है तो उस कंडीशन के अंदर मेरी पावर की वैल्यू क्या होगी वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स है जो अपन को पता होनी चाहिए। तो एक तो अपनी वैल्यू होती है RMS वैल्यू, एक अपनी होती है मैक्सिमम वैल्यू, और एक होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इनको अपन को समझ लेना है कि RMS वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी RMS वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो RMS वोल्टेज रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होगा VRMS। मैक्सिमम वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन
एम। यदि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल v से। इसी तरह आरएमएस करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई आर एम एस। मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे करेंगे, आई एम। और इंस्टेंटेनियस करंट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे, स्मॉल आई से। तो ये तीनों चीज़ अपन को याद होनी चाहिए कि आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कई बार आरएमएस वैल्यू को कैपिटल वी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और करंट के आरएमएस वैल्यू को कैपिटल आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अपने कोई पावर लिखी है, एक्टिव पावर लिखी होती है वी आई कोस थीटा, तो इसके अंदर वी आई क्या है, कौन सी वैल्यू है, तो वो जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले यदि अपन इसकी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं अपने पास कौन सा सर्किट है, एक इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट में कैसे अपन पावर को कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टडी करते हैं। तो कोई भी एक इंडक्टिव सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा तो किस टाइप का होगा, उसमें एक रेजिस्टेंस कंपोनेंट होगा या और एक इंडक्टेंस कंपोनेंट होगा। ये अपना क्या, एक इंडक्टिव सर्किट है पूरा। इंडक्टिव सर्किट के अंदर अब अपन को देखना है कि पावर की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज कितना आ रहा है, V इज इक्वल टू, अपन एज्यूम कर लेते हैं वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। मेरा वोल्टेज कितना हमने एज्यूम किया है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। और मेरी करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये फाइव जो एंगल है वो क्या है, जो कितनी करंट लैग कर रही है वोल्टेज से। तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट आपकी क्या करती है, लैग करती है। तो इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं, यदि आप कंफ्यूज होते हो तो एक ट्रिक आती है इसके अंदर। वो ट्रिक क्या होती है, सिविल। यानी कि आपके कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट हमेशा किसको लीड करेगी, वोल्टेज को लीड करेगी। और आपके इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट हमेशा वोल्टेज को क्या करेगी, लैग करेगी। तो यहाँ से सिविल नाम से अपन इसको याद कर सकते हैं कि करंट कब लैग करेगी और कब लीड करेगी। जब मैं कैपेसिटिव सर्किट की बात करता हूँ तो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट क्या करती है, लीड करती है। और इंडक्टिव सर्किट की जब मैं बात करता हूँ तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो आपकी करंट होती है वो क्या करती है, लैग करती है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो आपकी करंट लैग कर रही है वो कितने एंगल से कर रही है, फाइव एंगल से क्या कर रही है, करंट लैग कर रही है। तो आई अपना क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये जो करंट है, ये जो वोल्टेज है और ये स्मॉल वी और स्मॉल आई है, ये कौन सी वैल्यू हो गई, अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया, ये इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, करंट हो गया। अब मेरे को क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो पावर में जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो क्या होगी, इन दोनों का मल्टीपल होगी। तो जो इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल p से। तो मेरा स्मॉल p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई, यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाई विथ इंस्टेंटेनियस करंट। तो वो मेरी कौन सी पावर हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर। अब मैं स्मॉल v की वैल्यू पुट कर देता हूँ। मेरी स्मॉल v की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। और i की वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इससे मेरे को कौन सी पावर मिल गई, इंस्टेंटेनियस पावर। अब जो ये इंस्टेंटेनियस पावर है इसके अंदर मेरे को चेक करना है इसमें दो टर्म आ रही है, साइन ए साइन बी वाली। तो टू साइन ए साइन बी क्या होता है, टू साइन ए साइन बी डेट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर देता हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ते हैं। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एम आई एम कॉस क्या था, ए माइनस बी। तो साइन ओमेगा ये क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या है ओमेगा टी और बी की वैल्यू क्या है ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ फाइव। तो ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। सेकंड में वो क्या करना, माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी। ए यानी ए की वैल्यू क्या है ओमेगा टी और बी की वैल्यू क्या है ओमेगा टी माइनस फाइव।
तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ओमेगा टी माइनस 5। तो इससे अपन क्या, अब इसको क्या करना है वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू, यानी कि मेरी जो आर एम एस वैल्यू होती है वी आर एम एस वो क्या होती है वी एम बाई रूट टू, और आई आर एम एस क्या होती है डेट इज आई एम बाय रूट टू। यानी इस टू को मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, डेट इज रूट टू इंटू रूट टू। तो एक पार्ट किसके नीचे चला जाएगा वी एम बाई रूट टू, और एक पार्ट किसके नीचे चला जाएगा आई एम बाई रूट टू। तो वी एम बाई रूट टू को अपन क्या लिख लेंगे वी, और आई एम बाई रूट टू को क्या लिख लेंगे आई। तो ये मेरी दोनों वैल्यू कौन सी है आर एम एस वैल्यू है। अब इसको मैंने क्या किया दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो वी आई कोस फाई 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और दूसरा पार्ट क्या होगा वी आई साइन फाई साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होके आता है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होता है, एक तो एक्टिव कंपोनेंट होता है और दूसरा कौन सा होता है नॉन एक्टिव कंपोनेंट वी आई साइन फाई। एक्टिव कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे कैपिटल पी से, जिसे अपन बोलते हैं एक्टिव पावर, और जो नॉन एक्टिव कंपोनेंट है इससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं क्यू से, और ये वैल्यू इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव के अंदर, और इसको क्या बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो जो आपकी एक्टिव पावर होती है उसकी वैल्यू क्या आती है वी आई कॉस फाई, और रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या आती है वी आई साइन फाई। तो ये अपन को याद रखना है कि एक्टिव पावर क्या होती है और रिएक्टिव पावर क्या होती है। अब देखा आपने कि जो एक्टिव पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा, और रिएक्टिव पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से राइज होकर आता है कि जो आपको क्या गिवन रहेगा कि वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मान लो आपको 50 हर्ट्ज गिवन है, तो वोल्टेज की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, और वो पूछ लेगा कि आपकी एक्टिव पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि मैंने देखा कि वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या थी ओमेगा, और इसकी एक्टिव पावर की फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा। यानी कि वो पावर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी डबल, यानी कि वो 50 हर्ट्ज है तो मेरी एक्टिव पावर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 100 हर्ट्ज। तो इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरी जो एक्टिव पावर है वो डबल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही है ऑक्सीलेट कर रही है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग। और एक्टिव पावर को किस में मेज़र करते हैं वाट के अंदर, और जो आपकी रिएक्टिव पावर है वो अपन किस में मेज़र करते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव के अंदर। वो भी अपन को ध्यान रखना है, जिसे अपन बोलते हैं VAR। तो ये अपन ने बात की थी किसके अंदर सिंगल फेज सर्किट के अंदर। अब अपन इसमें बात करते हैं 3 फेज सिस्टम के अंदर पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पावर यदि 3 फेज मैं लिखता हूँ एक्टिव पावर, उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो इधर ये होगी 3 VI कोस थीटा, या फिर होगी √3 VI कोस थीटा। अब कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, 3 VI कोस थीटा यूज़ करनी है या फिर √3 VI कोस थीटा यूज़ करनी है। तो इसके अंदर आपको देखना है जब भी आप 3 VI कोस थीटा लिख रहे हो तो उसके अंदर ये आपका जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा फेज वोल्टेज होगा। और ये करंट कौन सी होगी फेज करंट होगी। इसी तरह यदि मैं पावर को लिख रहा हूँ √3 VI कोस थीटा, तो इसके अंदर ये जो वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा हमेशा लाइन वोल्टेज होगा, और करंट कौन सी होगी लाइन करंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला आपको कौन सा यूज़ करना है 3 VI कोस थीटा यूज़ करना है या फिर √3 VI कोस थीटा यूज़ करना है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं 3 फेज वाले उसके अंदर आपको कौन सी वैल्यू गिवन रहती है लाइन वोल्टेज गिवन रहती है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला मोस्टली यूज़ करना है √3 VI कोस थीटा। तो इसलिए अपनी कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि ये जो V है ये लाइन वोल्टेज है या फिर फेज वोल्टेज है। यदि मैं फॉर्मूला में √3 यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब मेरा जो V है वो कौन सी वोल्टेज है लाइन वोल्टेज है। इसी के अंदर यदि मैं बात करता हूँ डेल्टा कनेक्शन, यदि डेल्टा सर्किट है तो डेल्टा सर्किट के अंदर आपका जो फेज़ वोल्टेज है V फेज़ वो हमेशा लाइन वोल्टेज के क्या होता है इक्वल होता है, बट जो आपकी लाइन करंट होती है वो कितनी होती है
√3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। इसी तरह यदि आपके पास स्टार सर्किट है तो उस कंडीशन के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कि लाइन करंट किसके बराबर होती है, फेज करंट के, और लाइन वोल्टेज कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो ये आपको याद रखना है कि स्टार और डेल्टा सर्किट के अंदर, तो स्टार सर्किट की जब बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या रहेगा, लाइन करंट और फेज करंट दोनों वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यदि मैं डेल्टा सर्किट की बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या रहेगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये अपन को याद रखना है इसके अंदर, किसके अंदर, जब अपन पावर पढ़ रहे हैं किसके सिस्टम के अंदर, एसी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट अपन डील करते हैं जो फंडामेंटल ऑफ पावर सिस्टम का आता है, वो अपना रहता है पर यूनिट सिस्टम के रिगार्डिंग। तो पर यूनिट सिस्टम की जब अपन स्टडी करते हैं तो इसके अंदर अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि पर यूनिट सिस्टम क्या करता है, पावर सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देता है, यानी कि जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो क्या कर देता है, ईजी कर देता है, और साथ में जो डिसकंटिन्यूटी होती है सिस्टम के अंदर उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, दो सर्किट को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो इसका क्या रहता है, प्राइमरी इंपीडेंस और सेकेंडरी इंपीडेंस क्या रहता है, अलग अलग रहता है, बट पर यूनिट इंपीडेंस की वैल्यू दोनों साइड से क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हुई है सिस्टम के अंदर वो कौन सॉल्व कर देगा, पर यूनिट सिस्टम सॉल्व कर देगा। इसलिए अपन फंडामेंटल में क्या पढ़ते हैं, पर यूनिट सिस्टम की डिटेल स्टडी करते हैं। तो पर यूनिट सिस्टम की डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पर यूनिट वैल्यू को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पर यूनिट वैल्यू को कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो पर यूनिट वैल्यू होती क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पर यूनिट वैल्यू को जब अपन डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन करते समय अपन ध्यान रखते हैं इट इज़ ए रेशियो ऑफ, यानी कि रेशियो किसका है, एक्चुअल वैल्यू टू द बेस वैल्यू। तो देखो पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द एक्चुअल वैल्यू टू द बेस और रेफरेंस वैल्यू। यानी कि मेरी जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्चुअल अपॉन बेस। तो अपन क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू से यदि बेस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं तो वो मेरे की कौन सी वैल्यू आ जाती है, पर यूनिट वैल्यू आ जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपन किस किस से डील करते हैं, एक तो अपन वोल्टेज से डील करते हैं, एक करंट से डील करते हैं, और एक किससे डील करते हैं, इम्पीडेंस से डील करते हैं। तो तीन क्वांटिटी अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, वो कौन कौन सी है, वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस। और जो भी आपकी सिस्टम होता है उसकी रेटिंग किस में होती है, या तो केवीए में होगी या फिर एमवीए में होगी। तो एक जो पैरामीटर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, केवीए। तो चार पैरामीटर अपन डिफाइन करते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर डिफाइन करते हैं, वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस और उसकी रेटिंग किस में, केवीए रेटिंग, यानी उसकी एपरेंट पावर। तो चार पैरामीटर होते हैं। तो बेसिकली जो डिफाइन करते हैं, जो अपन बेस क्वांटिटी एज्यूम करते हैं वो कौन कौन से पैरामीटर एज्यूम करते हैं, एक तो उसकी रेटिंग, जो सिस्टम की रेटिंग गिवन रहती है। तो मोस्टली जो सिस्टम होता है उसमें रेटिंग क्या, रेटिंग में कौन कौन से फैक्टर्स गिवन रहते हैं, कौन कौन से पैरामीटर गिवन रहते हैं अपने। तो एक पैरामीटर उसमें गिवन रहता है वोल्टेज और एक उसमें गिवन रहता है उसकी केवीए रेटिंग। तो इन दोनों पैरामीटर्स को, तो कोई भी पावर सिस्टम है तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है और उसकी कैपेसिटी, ये दो रेटिंग इक्विपमेंट की अपन को क्या रहती है, गिवन रहती है। तो इसी को अपन क्या करते हैं, बेस वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो बेस वैल्यू एज्यूम कौन कौन से किस किस को करते हैं, एक तो उसका वोल्टेज और एक उसकी रेटिंग। वोल्टेज किस में होता है, वोल्ट में भी हो सकता है या फिर किलो वोल्ट में भी हो सकता है। रेटिंग किस में हो सकती है, या तो वोल्ट एम्पियर में भी हो सकती है, किलो वोल्ट एम्पियर में हो सकती है, या फिर मेगा वोल्ट एम्पियर। तो ये दो क्वांटिटी अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, बेस क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ फाउंड कन्वीनियंट एंड यूजफुल टू सेलेक्ट वोल्टेज एंड केवीए एज द बेस क्वांटिटी। तो इसलिए अपन बेस क्वांटिटी किसको एज्यूम कर लेते हैं, वोल्टेज रेटिंग एंड केवीए रेटिंग। नेक्स्ट जो इसके अंदर अपन डील करेंगे कि कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। जैसे अपन को गिवन है
उसकी रेटिंग गिवन है और इसकी वोल्टेज रेटिंग गिवन है, यानी कैपेसिटी गिवन है और इसकी वोल्टेज रेटिंग गिवन है। मान लो कैपेसिटी गिवन है किसके अंदर, वोल्ट एम्पियर के अंदर, और वोल्टेज रेटिंग गिवन किस में है, वोल्ट के अंदर। तो इसके अंदर बेस करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो बेस करंट होगी इसके अंदर IB, उसकी वैल्यू क्या होगी, IB इज इक्वल टू SB अपॉन VB। अब SB किस में है, वोल्ट एम्पियर में, और VB किस में है, वोल्ट में। तो IB क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर अपॉन वोल्ट। तो मैंने क्या कैलकुलेट कर ली, IB यानी कि बेस करंट को। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो पैरामीटर है वो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा है, इम्पीडेंस। तो बेस इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यदि आपको एक्टिव पावर गिवन हो और आपको गिवन हो वोल्टेज, यानी कि आपको अपरेंट पावर गिवन है और आपको वोल्टेज गिवन है, तो इससे अपन बेस इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो मैं देखता हूँ कि Z इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I होता है, लेकिन अपन को गिवन क्या है, SB गिवन और VB गिवन है। तो दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं, इसको मेरे को क्या करना है, VV से क्या कर दूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मेरा जो Z होगा वो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन VI। VI मतलब क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर, और V क्या हो गया, वोल्टेज का स्क्वायर। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, VB स्क्वायर अपॉन SB। तो इससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, बेस इम्पीडेंस, दैट इज ZB। तो इस तरीके से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, बेस इम्पीडेंस। यदि मेरी बेस क्वांटिटी वोल्ट एम्पियर या वोल्ट में गिवन है तो उस कंडीशन के अंदर मेरी बेस करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्ट एम्पियर अपॉन वोल्ट, और मेरी बेस इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, V स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पियर। ये आपको याद रखना है। लेकिन मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस वाली रेटिंग से आते हैं। आपको जो रेटिंग गिवन रहेगी वो किस में रहेगी, आइदर या तो मेगा वोल्ट एम्पियर में गिवन रहेगी या फिर किलो वोल्ट के अंदर रहेगी। यानी कि कोई भी इक्विपमेंट है उसकी जो रेटिंग रहेगी वो किस में देगा, वो मेगा वोल्ट एम्पियर के अंदर और किलो वोल्ट के अंदर। उस कंडीशन के अंदर अपन को निकालनी है बेस करंट और बेस इम्पीडेंस। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यदि आपको बेस एपरेंट पावर पता है और बेस वोल्टेज पता है तो सबसे पहले कैलकुलेट किसकी कर लेते हैं अपन, बेस करंट की। तो जो इसमें बेस करंट होगी वो क्या होगी, 1000 MVA डिवाइड बाय किलो वोल्ट, और बेस इम्पीडेंस क्या होगा, KV स्क्वायर अपॉन MVA। ये वाला फैक्टर आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, डेट इज KV स्क्वायर अपॉन MVA। ये आपका क्या कहलाता है, बेस इम्पीडेंस। यानी कि आपको कोई भी रेटिंग गिवन दे रखी है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मान लो मैंने 2 MVA रेटिंग दे रखी है और दे रखा है 10 किलोवाट, फिर वो पूछेगा इसका बेस इम्पीडेंस क्या होगा, तो बेस इम्पीडेंस के अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैंने क्या दिया, 10 किलोवाट, 10 की स्क्वायर, तो 100, और MVA रेटिंग कितनी दे रखी है, 2 MVA, तो 100/4 या 100/2, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/2 दैट इज इक्वल टू 50। तो मेरा बेस इम्पीडेंस कितना आ जाएगा, 50। क्लियर। यदि आपकी रेटिंग KVA और वोल्ट में दे रखी हो, यानी कि आपका बेस, यानी कि कैपेसिटी दे रखी है किसके अंदर, KVA के अंदर, और वोल्टेज किस में दे रखी है, वोल्ट के अंदर, उस कंडीशन के अंदर आपकी बेस करंट की वैल्यू क्या होगी, 1000 KVA अपॉन वोल्ट, और बेस इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, V स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू KVA। यानी कि आपको क्या करना है, इसमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें 1000 से नीचे डिवाइड कर देना है। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, बेस इम्पीडेंस पता चल जाएगा और बेस करंट के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा रहेगा आपका, बेस इम्पीडेंस डेट इज इक्वल टू KV स्क्वायर अपॉन MVA। नेक्स्ट डील करते हैं कि कैसे अपन फर्स्ट सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पैरामीटर पर यूनिट वैल्यू को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ वेरियस इक्विपमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू आउन रेटिंग वोल्टेज। तो पहले क्या रहेगा, कुछ अपनी वोल्टेज रेटिंग पर और MVA रेटिंग पर क्या रहेगा, उसका पर यूनिट इम्पीडेंस आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। यानी कोई भी सिस्टम है उसकी खुद की रेटिंग पर उसका क्या गिवन है, उसका पर यूनिट इम्पीडेंस गिवन है। यानी कि मैं उस पूरे सिस्टम को क्या बोल सकता हूँ, ओल्ड सिस्टम बोल सकता हूँ, ओल्ड मतलब पुराना सिस्टम बोल सकता हूँ, और उस पुराने सिस्टम का मेरे को क्या क्या पता है,
उसकी रेटिंग पता है, उसकी रेटिंग में क्या क्या पता है, उसकी एमवीए रेटिंग पता है और उसकी केवी यानी वोल्टेज रेटिंग पता है, वो किस में, किलो वोल्ट के अंदर, और साथ में मेरे को क्या पता है, उसका पर यूनिट इम्पीडेंस ओल्ड सिस्टम का यानी पुराने सिस्टम का। अब ये तो आपको गिवन है। अब क्या करना है, अब इसको कॉमन बेस पर ट्रांसफ़र करना है, यानी कि दूसरे बेस पर ट्रांसफ़र करना है। तो दूसरे बेस के अंदर अपन को जब ट्रांसफ़र करेंगे, वो दूसरे बेस के अंदर दो क्वांटिटी कौन कौन सी स्पेसिफाइड रहेगी, दूसरे के अंदर उसकी नई क्वांटिटी स्पेसिफाइड यानी न्यू सिस्टम रहेगा। तो न्यू सिस्टम के अंदर भी क्या क्या आपको गिवन रहेगा, उसकी एमवीए न्यू गिवन रहेगी यानी कि उसकी नई एपरेंट पावर गिवन रहेगी और नई उसकी वोल्टेज गिवन रहेगी। यानी कि जो एमवीए न्यू गिवन रहेगा आपको और उसकी वोल्टेज गिवन रहेगी, वो भी कौन सा होगा, नया वाला वोल्टेज होगा। अब यदि उस पूरे ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम पर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो पूछ लेता है कि उसका पर यूनिट वैल्यू इम्पीडेंस की क्या होगी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यदि किसी ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम की तरफ जाते हैं तो पर यूनिट वैल्यू पर यानी इम्पीडेंस की पर यूनिट वैल्यू पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, वो अपन को चेक करना है। तो जो नए पर जब अपन ट्रांसफ़र करते हैं तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो मेरा पुराना सिस्टम है उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या कौन कौन सी, जेड पर यूनिट ओल्ड है, एक मेरा एमवीए ओल्ड है और एक कौन सा ओल्ड है, केवी ओल्ड है। यानी कि तीन क्वांटिटी मेरे को गिवन है, कौन कौन सी, एमवीए ओल्ड, केवी ओल्ड और जेड पर यूनिट ओल्ड। और आपको ट्रांसफ़र किस पे करना है, एक नए सिस्टम के अंदर बेस क्वांटिटी पर आपको क्या करना है, पूरे सिस्टम को ट्रांसफ़र करना है। और वो जो नया सिस्टम है उसमें भी आपको क्या गिवन है, एमवीए न्यू गिवन है और केवी न्यू गिवन है। यानी कि आपको टोटल कितनी क्वांटिटी गिवन है, 5 क्वांटिटी गिवन है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, जेड पर यूनिट न्यू। इसको कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान रखना है, इस जेड पर यूनिट न्यू को कैलकुलेट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जेड पर यूनिट न्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस सिर्फ किस में रहेगा, पर यूनिट वैल्यू के अंदर, एक्चुअल वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो क्या करता है, मेरे पास एक सिस्टम कौन सा है, एक ओल्ड सिस्टम है और दूसरा मेरे पास कौन सा सिस्टम है, नया सिस्टम है, न्यू। इस ओल्ड सिस्टम के अंदर मेरे को क्या क्या गिवन है, एमवीए ओल्ड, केवी ओल्ड और जेड पर यूनिट ओल्ड, ये तीनों क्वांटिटी मेरे को गिवन है। अब इस जेड पर यूनिट ओल्ड को मेरे को नए सिस्टम पे ट्रांसफ़र करना है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, जेड पर यूनिट न्यू, ये मेरे को निकालना है। और गिवन इसमें क्या क्या मेरे पास, एमवीए न्यू और क्या गिवन है, केवी न्यू। अब इसको सोल्व करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको माइंड में एक बात रहनी चाहिए कि एक्चुअल वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ से मैं एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ इसकी। आपको यहाँ से पर यूनिट वैल्यू पता है, तो पर यूनिट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, कोई भी पर यूनिट वैल्यू होती है वो क्या होती है, पर यूनिट वैल्यू डेट इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन बेस। अब एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू होगी, यानी मेरे को कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू। अब ये पर यूनिट वैल्यू कौन सी है, जेड पर यूनिट ओल्ड। अब इसके अंदर इम्पीडेंस की बेस वैल्यू क्या होती है, अपन ने देखा था इम्पीडेंस की बेस वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, के वी स्क्वायर अपॉन एम वी ए। तो इसमें क्या होगा, के वी ओल्ड का स्क्वायर अपॉन एम वी ए ओल्ड। तो ये मेरी कौन सी वैल्यू आ गई, एक्चुअल वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू पुराने सिस्टम में भी यही रहेगी और नए वाले सिस्टम में भी क्या रहेगी, सेम रहेगी।
यानी कि मेरे को नए वाले सिस्टम के अंदर एक्चुअल वैल्यू पता है। यदि मेरे को यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू पता है और बेस वैल्यू पता है तो मैं नए सिस्टम के अंदर कौन सी वैल्यू निकाल सकता हूँ, नई पर यूनिट वैल्यू निकाल सकता हूँ इम्पीडेंस की। तो यहाँ पर जेड पर यूनिट न्यू क्या होगा, जेड पर यूनिट न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, डिवाइड बाय बेस वैल्यू। अब देखो तो जो जेड पर यूनिट न्यू है तो एक्चुअल वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट की थी, वो क्या थी, जेड पर यूनिट ओल्ड इनटू केवी ओल्ड का स्क्वायर अपॉन एमवीए ओल्ड। अब नए सिस्टम की अपन को कौन सी निकालनी है, बेस वैल्यू निकालनी है। तो बेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, केवी न्यू का स्क्वायर अपॉन एमवीए न्यू। तो ये मेरा कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है कि जो पर यूनिट वैल्यू आपके नए सिस्टम के अंदर इम्पीडेंस की रहती है वो क्या रहती है, जेड पर यूनिट न्यू डेट इज़ इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड के वी ओल्ड का स्क्वायर अपॉन के वी न्यू का स्क्वायर इंटू एम वी ए न्यू अपॉन एम वी ए ओल्ड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये वाला फॉर्मूला इससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग क्या न्यूमेरिकल आता है। द इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ ए जनरेटर इज़ 0.2 पर यूनिट, यानी कि आपको क्या दे रखा है, इम्पीडेंस वैल्यू दे रखी है। अब दे रखी है यानी कि कौन सी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है, यानी आपको गिवन क्या है, जेड पर यूनिट ओल्ड वैल्यू गिवन है, और वो वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.2। अब इसकी बेस वैल्यू ऑफ कितनी दे रखी है, इस यानी इसकी एम वी ए ओल्ड और के वी ओल्ड क्या क्या गिवन है, कितने सिस्टम का, 11 किलो वाट का सिस्टम है, 11 के वी, एम वी कितनी रखी है, 50। द इम्पीडेंस वैल्यू फॉर ए बेस वैल्यू ऑफ 22 किलो वोल्ट 150 एम वी ए इज़। अब इस पूरे सिस्टम को नए सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है जिसके अंदर एम वी ए कौन सा है, न्यू गिवन है आपको। तो एम वी ए न्यू कितना गिवन है, 150, और के वी न्यू कितना गिवन आपको, 22 किलो वोल्ट। और निकालना क्या है, जेड पर यूनिट न्यू। अब अपन निकाल सकते हैं इसमें, फॉर्मूला अपन को याद है, फॉर्मूला क्या था इसका कि जेड पर यूनिट न्यू that is equal to Z per unit old multiply with KV ओल्ड अपॉन के वी न्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ एम वी ए न्यू अपॉन एम वी ए ओल्ड। आपकी जेड पर यूनिट ओल्ड वैल्यू कितनी है, 0.2, के वी ओल्ड की वैल्यू कितनी है, 11, के वी न्यू की वैल्यू कितनी है, 22, एम वी ए न्यू की वैल्यू कितनी है, 150,
MVA ओल्ड की वैल्यू अपनी कितनी है 50। अब देखो ये करेंगे तो 1/2, ये को स्क्वायर करेंगे 1/4, और ये कितना हो जाएगा 50 है तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, तो 0.2 इंटू 3/4, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग, तो इससे करते हैं 2, तो इतना कर जाएगा 0.15, तो आंसर कितना आ रहा है 0.15। यानी कि नए बेस पर आपके जो इम्पीडेंस की पर यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 4 वाट रजिस्टर एट 100 MVA बेस एंड 10 किलोवोल्ट बेस वोल्टेज इज। अब आपको कौन सी वैल्यू गिवन है, एक्चुअल वैल्यू ही गिवन है, तो एक्चुअल वैल्यू जब आपको गिवन है तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं पर यूनिट वैल्यू। तो पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, तो पर यूनिट वैल्यू that is equal to actual अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी गिवन है 4, और बेस कितना है 100 MVA का सिस्टम है और 10 किलोवाट बेस वोल्टेज है, तो इसका इम्पीडेंस कितना हो जाएगा KV स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू 100, तो कैंसिल आउट होके ये अपनी वैल्यू आ जाएगी किसकी 10 स्क्वायर अपॉन 100। तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, इसका पर यूनिट वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करके अपन क्या निकाल सकते हैं, पर यूनिट वैल्यू। फिर देखते हैं कि अपन इस पर यूनिट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं, कि जो अपन पर यूनिट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर वाला, कि जो पर यूनिट सिस्टम है ट्रांसफार्मर के दोनों साइड जो वैल्यू होती है इम्पीडेंस की पर यूनिट वैल्यू, वो क्या होती है सेम होती है। तो अपन एक ट्रांसफार्मर को एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पर यूनिट सिस्टम। तो बाय टेकिंग द क्वांटिटी इन पर यूनिट कैलकुलेशंस आर सिंप्लीफाइड। यदि वो डिसकंटिन्यूटी हट चुकी है सिस्टम से, अब अपना सिस्टम कैसा हो गया, सिंपल हो चुका है, किससे, पर यूनिट सिस्टम की वजह से, तो कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाइड हो जाएगी। कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड होगी, डिसकंटिन्यूटी थी सिस्टम के अंदर वो भी ट्रांसफार्मर की वजह से वो भी क्या होगी, सॉल्व आउट हो गई। तो इससे मतलब थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो डिसकंटिन्यूटी प्रॉब्लम है किसकी वजह से, ट्रांसफार्मर की वजह से, वो क्या हो जाती है, अवॉइड हो जाती है। तो ये जो पार्ट है वो अपन ने कवर किया है किसके अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब जो अपन नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करते हैं जनरेटिंग स्टेशन के बारे में। थैंक यू।